भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं आवास गणना से संबंधित प्रश्न संख्या 1 से 16 तक। आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। जैसे प्रगणक और परीक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। जैसे कैसे लॉगिन करना है इसके बारे में जानकारी, और उसके बाद है प्रश्न संख्या जो 1 है, लाइन संख्या। जैसे देखिए लिखा हुआ है लाइन नंबर जो है स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग में आपको दिखाई देगा। और लाइन संख्या डिसेबल है यानी निष्क्रिय होती है और स्वतः क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप काम करते जाइएगा, एक एक घर की गणना करते जाइएगा, मकान भवन संख्या की गणना करते जाइएगा, लाइन संख्या अपने आप स्वतः बढ़ते हुए जाएगा। और देखिए यहाँ पर यह भी लिखा है कि यह संख्या HLF की सभी अगली स्क्रीन के ऊपर ही बाएं कोने में प्रदर्शित होगी। जैसे यहाँ पर बाएं कोने में बता रहा है, यह बाएं कोना है, जबकि हाथ मेरे लेफ्ट साइड में होगा। और उसके बाद आइए चर्चा करते हैं भवन संख्या पर। भवन संख्या क्या है? अगर आपका जो क्षेत्र ऐसा है, यानी कि ऐसा ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप गणना कर रहे हैं, जहां पर भवन संख्या जो है का जो नंबरिंग है वो लोकल प्रशासन द्वारा किया गया है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, गृह संख्या भवन संख्या 15, भवन संख्या 16 और भवन संख्या 17। इसी के अनुसार आप इसको जो लोकल प्रशासन द्वारा भवन संख्या दिया हुआ है उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको उसी के अनुसार भी आपको HLF में वही संख्या देते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ लिखा हुआ भी, एक से यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा विस्तृत से भवन संख्या दी गई है तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए और नया जनगणना भवन संख्या नहीं दिया जाना चाहिए। आपको कोई भी नया जनगणना भवन संख्या नहीं देना है अगर लोकल प्रशासन द्वारा दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि नया जनगणना मकान संख्या देना यदि प्रगणों को ऐसे ब्लॉक आवंटित होता है जहां लोकल प्रशासन द्वारा भवन संख्या विस्तृत रूप से नहीं दिए गए हैं। जैसे मानकर चलिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, या बहुत सारे शहरी क्षेत्र में भी ऐसे होते हैं जहां पर लोकल प्रशासन द्वारा भवन संख्या नहीं दिए गए रहते हैं। वहां पर जैसे चित्र में दिखाया जाए भवन संख्या 1, भवन संख्या 2 और भवन संख्या 3। यहाँ नोट में भी जिक्र किया गया है कि जहां लोकल प्रशासन द्वारा क्रमांकन नहीं दिया गया है या अपूर्ण है, वहां अनुक्रमिक भवन संख्या आवंटित करना है। फिर भवन संख्या पर चर्चा करते हैं कि कौन भवन संख्या है और कौन भवन संख्या नहीं है। जिस पर, जैसे मान लीजिए यह मकान है और इस पर अगर छत नहीं है तो इस पर भवन संख्या को नहीं गिनती करना है। अगर इस पर छत है तो अब यह भवन संख्या माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप लिखा गया है क्या? खाली प्लाट बिना छत के निर्माणाधीन इमारतें या ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहां निवास नहीं किया जा सकता है, भवन नहीं माना जा सकता है। कुछ मामलों में लोकल प्रशासन द्वारा खाली प्लॉट को भी नंबर दिया जाता है, परंतु जनगणना भवन सिर्फ भवनों को ही दिया जाना चाहिए। जैसे चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है, जैसे यह भवन संख्या सही है और यह निर्माणाधीन है, यहाँ पर ईंट बालू का ढेर गिरा हुआ है, इसे आप भवन संख्या नहीं दे सकते। और क्या है भवन संख्या देने का सबसे महत्वपूर्ण? भवन संख्या जनगणना मकान संख्या ही है। इसी को आप मानचित्र में भी जो नजरी नक्शा बनाइएगा उसमें भी भवन संख्या जनगणना मकान संख्या देना है। उसी के अनुरूप आपको HLF में भी भरना है। और देखिए यहाँ पर भवन संख्या के बारे में क्या कहते हैं? भवन संख्या देने का यह उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक भवन हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में स्थित जनगणना मकान को एक विस्तृत रूप से आवंटित क्रमांक प्राप्त हो। भवन संख्या देने का प्रोटोकॉल, क्या ब्लॉक के समस्त भवनों को लोकल प्रशासन विस्तृत रूप से भवन संख्या दी गई है? यदि दी गई है तो लोकल प्रशासन दी गई भवन संख्या रिकॉर्ड करे। अगर नहीं दी गई है तो नई जनगणना भवन संख्या आपको देना है। और जनगणना के ब्लॉक के उद्देश्य से ब्लॉक में भवन संख्या देते समय एक ही नंबर सिस्टम को लागू करना है। एक ही ब्लॉक में दोनों तरह के नंबर प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, यह ध्यान देना है। और क्या है भवन संख्या के बारे में? जैसे देखिए ये जनगणना कार्य के दौरान अगर जैसे मान के चलिए आप जनगणना अभी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य कर रहे हैं, तो आप एक भवन संख्या 10 और भवन संख्या 11 दिए हैं और यह बीच में भवन नहीं बना है। यहाँ पर देखिए, लेकिन बीच में क्या हो जाता है कि भवन संख्या बन जाता है। तो ऐसे आपको कैसे संख्या देना है? उदाहरण स्वरूप यह 10 और 11 के बीच में है तो 10/1 दिखना है। ऐसा नियम है, यह जाति गणना में भी हमने किया हुआ है, इसमें भी वही करना है। यदि भवन संख्या 10-11 के बीच कोई नया भवन मिलता है तो उसे 10/1 नंबर आवंटित किया जाएगा। यह हो गया भवन संख्या। अब आते हैं जनगणना मकान संख्या प्रश्न संख्या 3 पर। जनगणना मकान गणना की मूलभूत इकाई है। एक मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर प्रत्येक जनगणना मकान को एक अद्वितीय अनुक्रमिक संख्या आवंटित की जाती है।
यह 4 डिजिट का रूल है। जैसे देखिए जनगणना मकान यह 3 है, एक भवन हो गया और यह 3 ताला है, इसलिए सेंसस हाउस ए, सेंसस हाउस बी, सेंसस हाउस 3। जैसे यहाँ पर कैसे देना है यह बताया गया है कि आपको एक ऐसे नहीं देना है, आपको देना है 001, ये ऐसे आपको नहीं देना है। 4 संख्या वाला 0001 और 023 है तो 0023, अगर 1 से 54 है तो 0154। इस तरह से आपको जनगणना मकान संख्या का नंबर यूज करना है। और देखिए यहाँ पर फिर बता रहा है कि जनगणना मकान की संख्या को कैसे आपको शुरू करना है। मकान सूचीकरण ब्लॉक के पहले मकान को संख्या कैसे देना है, 0001, यह जनगणना मकान संख्या 1 हुआ। और उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कैसे आपको जनगणना मकान देना है। जैसे चित्र में जैसे देखिए कि यह 1 हो गया और 1 2 हो गया, तो ये एक ही भवन में 2 जनगणना मकान है, तो आपको यहाँ पर 2 के बाद आपको देखिए यहाँ पर सीधे यहाँ पर 3 पर जाना है। ये नहीं कि 1 को छोड़ करके आपको सीधे इस पर 2 नंबर पर चले जाना है। पहले 1 का चयन करना है, फिर 2 का जनगणना मकान संख्या, तब उसके बाद आपको 3 पर जाना है। जैसे देखिए मकान सूचीकरण ब्लॉक के पहले मकान को मकान संख्या 001 दी जानी चाहिए। किसी भी ब्लॉक में मकान संख्या क्रमिक रूप से लगातार आगे बढ़ती है, इसका पालन किया जाना है या बिखरे हुए क्रम में नहीं होनी चाहिए। 001, 0002, 001 भवन में एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं, उदाहरण स्वरूप बताया गया है चित्र में। अब देखिए भवन और जनगणना मकान क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं कि मकान सूचीकरण एवं नंबर देना एक मूल नियम एक दृष्टि में भवन छत का होना आवश्यक है। खुले प्लाट जमीन को नहीं गिनते हैं। लोकल प्रशासन दिया गया भवन संख्या को प्राथमिकता देनी है। यदि प्रशासन द्वारा नंबर नहीं दिया गया तो वैसे ढंग से भवन संख्या दी जानी है। और जनगणना मकान क्या है, 4 नंबर का होता है। पूर्व ब्लॉक के लिए एक ही निरंतर सीरियल नंबर सदैव 0001 से प्रारंभ होता है। प्रत्येक नए भवन के साथ अनुक्रम रिसेट नहीं होता है। जैसे अनुक्रम निषेध मतलब कि अगर यहाँ पर किसी भवन को जनगणना मकान संख्या का 001 दे दिए तो फिर अगला जो भवन आएगा उसको इसी से शुरुआत नहीं करनी है, इसका क्रमिक रूप से आगे बढ़ना है। और ये तो हो गया रेफरेंस आईडी अगर मिलता है तब इसका करना है, इस पर बाद में चर्चा हम करते हैं। जैसे अब 3 हो गया, पहले हो गया लाइन क्रमांक, 2 नंबर हो गया भवन संख्या और 3 नंबर हो गया जनगणना मकान संख्या। अब आते हैं 4 नंबर भवन अगर फर्श की मुख्य सामग्री की क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, इसका आपको देख करके चयन कर देना है। और दीवार की मुख्य सामग्री में क्या इस्तेमाल किया गया है, सामग्री का बड़ा हिस्सा ही प्रमुख सामग्री का निर्धारण करेगा। कोड 1 से 5 तक उन सामग्री दर्शाते हैं जो स्थायी प्रकृति की नहीं है, से 6 से 9 तक कोड सामग्री अस्थायी प्रकृति की है। बाहरी सतह पर प्लास्टर पेंट होने का अक्सर दीवार की सामग्री का पता लगाना मुश्किल होता है, आपको चयन करना है। दीवार की मुख्य सामग्री दीवार कच्ची मिट्टी ईंटों की बनी हो सकती है, हालांकि इस पर सीमेंट प्लास्टर और पेंट भी किया जा सकता है। दीवारें ढीले पत्थरों से बनी हो सकती है। यदि पत्थरों को चूने या सीमेंट के गाढ़े से नहीं भरा गया है तो कोड 5 का चयन किया जाना चाहिए। यदि दीवारें चूने या सीमेंट के गाढ़े से अच्छी तरह से भरी हुई पत्थर से बनी तो कोड 6 का चयन करना है। यह हो गया 5 नंबर दीवार का। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि यदि दीवार के 2 प्रकार हो तो पता लगाए कौन सी दीवार अधिक उपयोग की जाती है और कौन सी कम। यह तो आपको ध्यान देना है कि किस दीवार कौन सा दीवार जो है सबसे ज्यादा है, उसके बाद अनुसार आपको चयन करना है। छत का भी चयन आपको करना है कि जो हिस्सा सबसे ज्यादा छत आपको दिखाई दे उसके अनुसार आपका चयन करना है। जैसे देखिए लिखा गया है कि सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। पूरे घर की छत कंक्रीट हो सकती है, हालांकि कोई अस्थायी निर्माण हो सकता है जिसकी छत फूस की बनी हो, ऐसे वाली छत की सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए। कपड़ा कम पारंपरिक हस्तनिर्मित छत की टाइलें हैं। और छत की सामग्री में भी जैसे देखिए उदाहरण से बताया गया है। छत की सामग्री मान लीजिए भूतल की छत लकड़ी की है जबकि ऊपरी मंजिल छत कंक्रीट के है, तो ऐसे मामले जनगणना भवन को जैसे देखिए यहाँ पर यह लकड़ी का है तो ऊपर वाला कंक्रीट का, तो इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद छत और दीवार की मुख्य सामग्री का भी आपको चयन करना है कि कैसे बना है छत और दीवार। अगर छत हाथ से बनी टाइल है या जैसे देखिए हाथ से बनी हुई टाइल्स है और दीवार पक्की ईंट का है तो टाइल के ऊपर पॉलीथिन ईंट का उपयोग किया गया है। जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप बताया गया है पूरे विस्तृत रूप से कि छत और दीवार किस प्रकार से है। तो कोड संख्या के अनुसार आपको जो भी दिख रहा है उसके अनुसार आपको कोड का चयन करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 में कि जनगणना भवन के उपयोग क्या है। अब आपको देखना है कि उस जो जनगणना मकान का आप गणना कर रहे हैं
उसका उपयोग क्या है, क्या उसका उपयोग आवासीय हो रहा है, क्या उसका उपयोग आवास अनुपयोग के लिए हो रहा है, या उसका गैर आवासीय कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। जनगणना यह आपका चयन उसके अनुसार करना है। उसके बाद ये देखना है कि जनगणना भवन की स्थिति क्या है, कि समान परिवार जनगणना गृह जिनका उपयोग आवासीय आवासीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, तो क्या वह अच्छी स्थिति में है, रहने योग्य है, या वह जर्जर है, इसका आपको चयन करना है। उसके बाद है परिवार संख्या। यह जो परिवार संख्या, यह फील्ड निष्क्रिय है और स्वतः वृद्धि के साथ अपडेट रहती है। यह भी परिवार संख्या पर भी आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप वृद्धि होती रहेगी। जिन जनगणना घरों में आवासीय आवासीय सह उपयोग विकल्प उपलब्ध है, उन्हें ऐप में स्वतः ही एक परिवार संख्या आवंटित कर दी जाएगी। यदि विकल्प आवासीय सह उपयोग संस्थागत ऐप स्वतः परिवार को 999 आवंटित करेगा। जैसे ही आप जनगणना भवन का लिख ले रहे हैं कि यह इसका उपयोग आवास कार्य के लिए हो रहा है, इसका उपयोग आवास अनुपयोग के लिए हो रहा है, तो वह परिवार संख्या स्वतः आवंटित कर देगा। अगर उसका उपयोग जो है, अगर आप चयन कर लेते हैं कि संस्थागत है, तो वह, या अनुपयोग के लिए करते गैर आवासीय लिख देते हैं, तो वह स्वतः 999 आवंटित कर देगा। इसके बाद अगर आवासीय से अनुपयोग बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा, क्योंकि बंद है तो इसमें परिवार आता ही नहीं है। उसके बाद परिवार में कुल व्यक्तियों की कितनी संख्या है, इसका आपको दर्ज करना है। और उसके बाद परिवार 11 से 13 का जिक्र करना क्या है, परिवार के मुखिया का नाम लिखें। वह व्यक्ति जिसमें परिवार में मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह निर्णय लेने वाला होता है, मुख्य जिम्मेदारी उसी को होती है। संतक परिवार के नाम के स्थान पद नाम दर्ज किया जाना चाहिए। परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, फिर परिवार के मुखिया के लिए कौन सी जाति, अगर अनुसूचित जाति जनजाति का है तो उसका आपको दीर्घ करना है। 13 हो गया। और प्रश्न संख्या 13। उसके बाद 14 में इस घर के स्वामित्व की स्थिति, कि क्या वह जो घर है वो किराए पर है या उसका स्वयं उसका मालिक है, वो घर का मालिक है, इसका आपको जिक्र करना है। 15, क्या उसमें रहने के लिए कमरों की कितनी संख्या है, इसका भी आपको जिक्र करना है। बैठक कक्ष है, बैठक कक्ष, नौकर का कमरा है, शयन कक्ष कितने हैं, अध्ययन कक्ष, ये सभी आपको जिक्र करना है। जैसे रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या शामिल नहीं है। रसोई घर, भंडारगृह, बाथरूम, शौचालय, गरियाला, बरामदा, ये सब का उसमें शामिल नहीं करना है। उसके बाद है परिवार में रहने वाले विवाहित, मतलब एक परिवार में कुल कितने विवाहित दंपति रह रहे हैं, उस परिवार में उसका जिक्र करना है। विवाह के लिए माध्यम से एक दंपति बनता है, स्थायी संबंध और विवाहित दंपति माना, लिव इन रिलेशनशिप। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या दर्ज की जानी है। वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले उनमें से एक से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, उनकी उम्र चाहे जो कोई भी हो, दंपति रूप में गिना जाएगा। तो यही है प्रश्न संख्या जनगणना एचओएल ऐप के में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 1 से 16 तक का विस्तृत जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।